महाराष्ट्र पुलिस में एक हवलदार होता है जिसका नाम है सिद्धार्थ गजम। दरअसल उसके अपने गांव में ज़मीन भी थी और उस ज़मीन को लेकर गांव के ही दबंग लोगों से उसका विवाद भी चल रहा था। उन दबंगों ने उस हवलदार को खूब पीटा भी और जब हवलदार थोड़ा परेशान हो गया तब अपने दोस्त जो पड़ोसी गांव में रहता था, उसका नाम था भैया लाल, वो उसके पास जाता है और उससे कहता है कि मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि वो गांव के दबंग लोग हैं, ऊंची जाति के भी हैं। दरअसल सिद्धार्थ दलित बिरादरी से बिलोंग करता था और जब अपने दोस्त से बातचीत करता है भैया लाल से, तो भैया लाल कहता है कि चलो थाने चलते हैं और मैं इस बात की गवाही दे दूंगा, क्योंकि उसके सामने ही झगड़ा हुआ था। अब जाकर ये थाने में चले जाते हैं और तहरीर 15 लोगों के खिलाफ कर देते हैं। पुलिस ने दबिश दी और दबिश देने के बाद उनमें से कुछ को गिरफ्तार भी कर लिया गया। गिरफ्तार तो किया, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ही वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे सिद्धार्थ यानी कि हवलदार का जो दोस्त था भैया लाल परेशान हो रहा था और उस पर लगातार दबाव पड़ रहा था कि तुम अपनी गवाही को ख़त्म कर दो, नहीं तो फिर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। क्योंकि वो हवलदार था तो उससे सीधे लड़ने की समर्थ नहीं थी, इसलिए पड़ोसी गांव का जो व्यक्ति होता है, गवाह होता है, उसको तोड़ने की लगातार कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो नहीं मानता और ऐसा करके धीरे धीरे वक्त गुजर जाता है और इसी बीच में उन लोगों को जमानत भी मिल जाती है और ये सब जमानत से छूट जाते हैं। फिर एक ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं। इस वारदात की गूंज पूरे इंडिया के अंदर फैल जाती है। ना केवल इंडिया बल्कि जहाँ जहाँ तक भी देश विदेश में मीडिया ने इस घटना को कवर किया, तब तक इस घटना के लगभग 60 दिन बीत जाते हैं। लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, हंगामा होता है और ऐसा बताया जाता है कि इस हंगामे के बीच कई लोगों की मौत भी हो जाती है। आखिरकार ऐसी क्या घटना थी जिसने पूरे महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे इंडिया के अंदर सनसनी फैला दी? आज की कहानी उसी पूरे मामले की है जिससे उस घटना के बाद लोग सुन के भी शिहर उठते हैं। दोस्तों, एक सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश के एक जिला भंडारा और उसी की एक तहसील महाडोल और उसके अंतर्गत एक गांव है खैरलौंजी। बात है 29 दिसंबर 2006 की शाम लगभग 6 बजे के आसपास। पड़ोसी गांव से कुछ लोग ट्रैक्टर टाली लेकर सीधे खैरगंजी की तरफ आ जाते हैं और जब खैरलगंजी में आ रहे थे तो उनके हाथ में लाठी डंडे, साथ में चैन, रोड, इस तरह के बहुत सारे हथियार थे। जब वो आ रहे थे तो वह शोर मचा रहे थे और नाम लेकर एक व्यक्ति को कह रहे थे कि आज उसको ही देखना है। जैसे कि उसके घर के करीब पहुंचते हैं, उससे पहले खबर पहुंच जाती है कि बड़ी संख्या में कुछ लोग तुम्हारे घर की तरफ आ रहे हैं। अब वो मौका देखते ही वहां से भाग जाता है। अब उस व्यक्ति का नाम था भैया लाल। वो तो मौका पाते भाग जाता है, लेकिन घर में उसकी पत्नी जिसका नाम सुरेखा था और उसकी एक 17 साल की बेटी जिसका नाम प्रियंका था और एक बेटा 19 साल का रोशन और एक बेटा 21 साल का सुधीर। घर में 4 सदस्य थे और जो घर का मुखिया था वो तो मौका पाते ही भाग गया था, ये सोचकर कि इनकी दुश्मनी या नाराज़गी तो मुझसे है, लेकिन परिवार से क्या होगी। अब उन लोगों को इतना गुस्सा था, ऊंची जाति के थे और दबंग भी थे, कि ये दलित का परिवार था। लगभग 150 परिवार इस गांव में थे और 150 घरों में महज 3 या 4 ही घर ऐसे थे जहां पर दलित रहते थे। अब कुछ हंगामा बढ़ा। बताया जाता है कि लगभग 50 लोग थे जिनके हाथों में लाठी डंडे सारी चीज़ें थी और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आवाज़ लगाते हैं कि भैया लाल यहाँ है कि नहीं। लेकिन सुरेखा घर से बाहर निकलती है और जैसे ही वो मना करती है कि वो यहाँ नहीं है, क्या बात है, क्योंकि लोगों में गुस्सा तो था ही, उस महिला को पकड़ते हैं और कुछ लोग घर के अंदर घुस जाते हैं। अब घर के अंदर घुसने के बाद उसकी बेटी और 2 बेटे होते हैं और उन चारों को ये अब बाहर निकालने के बाद सबसे पहले तो उनको पीटना शुरू कर देते हैं और पीटने के बाद उनके शरीर से एक एक कपड़ा निकाल देते हैं, यानी कि बिल्कुल ही निर्वस्त्र कर देते हैं। अब उन चारों को पकड़कर जिस तरह से भी वहां से ले जा सकते थे पीट रहे थे। पीटते पीटते पूरे गांव में चक्कर लगवाते हैं, यानी कि माँ बेटी बिल्कुल बिना कपड़ों की थी और जो दोनों बेटे होते हैं वो भी इसी अवस्था में थे। इनको लेके जाते हैं, वो रो रहे थे, बिलख रहे थे, चीख रहे थे, अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहे थे। माँ अपनी बेटी के लिए और बेटी अपनी माँ के लिए, अपने बच्चों के लिए
लगातार रो रो गिड़गिड़ा रही थी। लेकिन जितने लोग थे दबंग, वो इन बातों से अनजान, उन पे जैसे इनकी चीखों का कोई असर ही नहीं हो रहा था और वो अपनी मन मर्जी कर रहे थे। हद तो तब हो जाती है जब इन्होंने माँ बेटी का बलात्कार करना शुरू कर दिया। कई लोगों ने बलात्कार किया, उनके हाथों में डंडे थे, कई ऐसे भी थे जिनके हाथ में रोड भी थी, जैसे कि की निर्भया के साथ दिल्ली में होती है, और ऐसी ही घटना को उन्होंने अंजाम दिया, ऐसा बताया जाता है। और इन्होंने उन लोगों को तब तक प्रताड़ित किया, लगभग 3-4 घंटे तक, जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती है। चारों के चारों वहीं मौके पर ऑन द स्पॉट मर जाते हैं और मरने के बाद वो आराम से यहाँ से 2-3 घंटे के बाद उनकी लाशों को लेकर गांव के पास में एक नहर होती है और उस नहर में इन लाशों को आराम से फेंक देते हैं। अब भैया लाल जो होता है, उसे ये पता था कि उसके परिवार के साथ कोई वारदात हो चुकी है, उसके पास खबर भी पहुंच चुकी है। अगर वो भी मौके पर होता तो शायद ये लोग उसे भी मार डालते, और इसीलिए वो डर की वजह से 29 सितंबर 2000 की ये घटना थी, वो डर की वजह से रात को घर वापस नहीं आता। अगले दिन 30 तारीख को जब वो वापस नहीं आता है और एक दिन बीत जाता है, यानी कि आ जाता है 1 अक्टूबर, वो परेशान हो जाता है कि आखिरकार करे तो क्या करें। और फिर कुछ और जो लोग थे, परिवार के रिश्तेदार, उन लोगों को कहा कि तुम हिम्मत जुटाओ। हिम्मत जुटाने के बाद तुम्हें थाने जाना चाहिए, अपने बयान करना चाहिए। अगर तुम अपनी कहानी बयान नहीं करोगे तो शायद तुम्हें कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। अब वो इतना परेशान हो जाता है कि आखिरकार करे तो क्या करे। जो लाशें थी वो चारों की चारों लाशें नहर में पड़ी थी। वहाँ किसी की जाने की हिम्मत ही नहीं थी कि वहाँ पर जाकर उन लाशों को निकाल सके या फिर पुलिस को इन्फॉर्म कर सके। तुम्हारे क्षेत्र की इस तरह की घटना हुई है, और जब इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो भैया लाल आखिरकार हिम्मत जुटाकर थाने जाता है। थाने से पुलिस आती है और लाशों को ढूंढा जाता है। पहले दिन माँ की लाश मिलती है, लेकिन बेटी की लाश नहर से नहीं मिलती, और उसके बाद फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। बच्चों की भी लाश मिल जाती है, लेकिन एक दिन और बीत जाता है। अब आता है 2 अक्टूबर। उसके बाद पोस्टमार्टम कराया जाता है, और पोस्टमार्टम कराने के बाद इसमें बताया जाता है कि ऐसा छल किया जाता है कि इतनी बड़ी वारदात होने के बावजूद यहाँ पर ये मामला बलात्कार का बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। यानी कि डॉक्टर की जो रिपोर्ट आती है, इनके तो कुछ हुआ ही नहीं है। अब जो व्यक्ति चश्मदीद होते हैं गांव के लोग, उन्होंने तो अपनी आंखों से जो दृश्य देखा था, और रिपोर्ट ऐसे बताती है कि बिल्कुल उसका उल्टा। अब भैया लाल को लगता है कि यहाँ तो इंसाफ मिलने वाला नहीं है, लेकिन उसने हिम्मत करी, और हिम्मत करने के बाद पुलिस के पास जाता है और कहता है कि चाहता हूँ मैं कि इसका एक बार फिर से पोस्टमार्टम होना चाहिए। यानी कि वो 2 तारीख का पहला पोस्टमार्टम होता है और फिर 6 अक्टूबर को वापस से पोस्टमार्टम कराया जाता है। और तब तक जो बात थी, वो बॉडी थी, वो पूरी तरीके से फूल चुकी थी, और इसलिए डॉक्टरों ने कह दिया कि अब शायद सफलता नहीं मिलेगी, कि ये पता ही नहीं चल पाएगा कि इनके साथ ऐसा कुछ हुआ भी है या नहीं। अब बलात्कार वाली बात तो थी, वो कहीं ना कहीं दब जाती है, और इस बीच में ये मामला एक अखबार को छोड़कर कोई अखबार मामले की रिपोर्टिंग ही नहीं कर रहा था। यानी कि पुलिस ना केवल गांव वालों ने इस मैटर को दबाया, बल्कि पुलिस ने भी इस मामले में कोई ज़्यादा भूमिका नहीं निभाई, और ये मामला ऐसे ही ठंडा पड़ गया। धीरे धीरे करके वक्त बढ़ने लगता है, और एक अखबार था जो लगातार इस मामले की रिपोर्टिंग कर रहा था। उस अखबार ने हिम्मत जुटाए हुए अब लगातार अखबार रिपोर्टिंग कर रहा था, और रिपोर्टिंग करते करते ये रिपोर्ट पहुंच जाती है टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्टर के पास। अब टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर ने इस घटना को सिलसिलेवार तरीके से, पूरी घटनाक्रम क्या था, कैसे हुआ था, पूरे मामले को जानने के बाद जब इसकी रिपोर्टिंग करती है, तो ये रिपोर्ट पूरे इंडिया लेवल पर प्रकाशित हो जाती है। और इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस हो, द हिंदू हो, इकोनॉमिक टाइम्स हो, तमाम अंग्रेजी अखबारों ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से प्रकाशित करते हैं। यानी कि दिसंबर का महीना आ जाता है, और शायद 1 या 2 दिसंबर से जब रिपोर्टिंग होना शुरू होती है, तब जाकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आंखें खुलती हैं, और तब जाकर सरकार की भी नींद खुलती है, और फिर मामला दिल्ली पहुंचता है। पूरे देश भर में हंगामा खड़ा हो जाता है, क्योंकि दलितों को ऐसा लग रहा था कि इनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। अब चाहे पुणे हो, मुंबई हो, नागपुर हो या महाराष्ट्र,
अलग अलग शहर में बड़ी संख्या में लोग धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। अब पुलिस पर भी कहीं ना कहीं प्रेशर आता है, मुख्यमंत्री पर भी दबाव बढ़ जाता है। और उन दिनों मुख्यमंत्री थे विलास राव देशमुख और गृह मंत्री थे आर पाटिल। ऐसा बताया जाता है कि आर पाटिल ने इस घटना को दो जाति समूह की ना बताकर उन्होंने कहा कि नक्सलियों ने इस दलित परिवार पर हमला किया है, और जबकि ऊंची जाति के लोगों ने हमला किया था। ऐसा दावा किया जा रहा था कि इस बात को लेकर और भी ज़्यादा बवाल मच जाता है। जब बवाल मचा तब जाकर गृह मंत्री को अपनी बात को पीछे करना पड़ा और मुख्यमंत्री ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने के लिए सीबीआई को सौंप दिया। अब सीबीआई कैसे जांच करती है, इस बात का तो सहज अंदाज़ा लगाया ही जा सकता है कि सीबीआई कई बार ऐसा होता है कि सरकार के फेम में कई बार चली जाती है। ऐसा बताया जाता है कि इसलिए इस मामले की जांच पड़ताल होती है और जांच पड़ताल होने के बाद लगभग 36 लोगों को हिरासत में लिया जाता है। उनसे पूछताछ की जाती है, अलग अलग लोगों से पूछताछ की जाती है। और पुलिस ने जब इसमें पड़ताल शुरू किया तो उसमें 11 लोगों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। 11 लोग होते हैं गोपाल, शुक्र, शत्रुघ्न, विश्वनाथ, प्रभाकर, जगदीश, रामू, शिशुपाल, महिपाल, पुरुषोत्तम, धर्मपाल। इन लोगों को दोषी बनाया गया, इनके खिलाफ चार्जशीट दी गई। और चार्जशीट जब ये मामला फास्ट ट्रैक में गया और फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के बाद कोशिश यही थी कि कम से कम समय में इन आरोपियों को सज़ा मिल जाए। अब वो दिन भी तारीख आ जाती है 24 सितंबर 2008 का। वाक़या है निचली अदालत में जो फास्ट ट्रैक एंड कोर्ट के मामले में पहुंचता है, तो उन्होंने इस मामले के जो आरोपी होते हैं उन 11 आरोपियों में से 3 को बाइज्जत बरी कर देते हैं। कहते हैं कि इनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिले हैं और इसलिए महिपाल, पुरुषोत्तम और धर्मपाल इनको तो वो छोड़ देते हैं। बाकी जो 8 लोग थे इनको दोषी माना जाता है और 8 में से दो होते हैं इनको 25 साल की कड़ी मशक्क़त उनको सज़ा सुनाई जाती है। यानी कि आप जेल में रहेंगे, कठोर दंड की सज़ा सुनाई गई। 25 साल तक आपको सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा और आपको काम भी करना पड़ेगा। और साथ ही 6 लोग होते हैं, उन 6 लोगों को फांसी की सज़ा का हुक्म दिया जाता है। इन्हें फांसी के फंदे तक तब तक लटका के रखा जाए जब तक कि इनके प्राण न निकल जाएं। अब ये मामला फिर यहाँ से हाई कोर्ट यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुँचता है। बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुँचने के बाद दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी दलील रखी। निचली अदालत में जो एक पक्ष जो पीड़ित परिवार का था उसने बार बार कहा कि इनका सामूहिक रूप से बलात्कार किया गया है और बड़ी संख्या में लोग घर पे आए थे। पूरी कहानी भी बताई गई, लेकिन अदालत ने कहा कि इसके लिए पर्याप्त सबूत नहीं है, डॉक्टरों की रिपोर्ट नहीं है, पीएम रिपोर्ट भी यही करती है, इसलिए जैसा रिपोर्ट कहती है सबूत कहते हैं और अदालत तो सबूतों के आधार पर ही चलती है। इसलिए जो पीड़ित होता है भैया लाल बेचारा कोशिश भी करता है लेकिन उसको उतनी सफलता नहीं मिल पाती और आखिरकार वो बॉम्बे हाई कोर्ट में जाकर अपील करता है। और जब अपील की जाती है तो पता चलता है कि जिन 6 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी उनका ये पलट का केस जो था, ये सज़ा जो थी उसको पलट दिया जाता है। यानी कि अब उनको फांसी की सज़ा ना करके उनको भी 25 साल की सज़ा सुनाई गई है और वो कठोरा कारावास है। उसमें बहुत सारा काम भी करना पड़ सकता है और शायद उन्हें 25 साल तक उन्हें जमानत भी नहीं मिलेगी, कुछ ऐसा भी बताया गया। लेकिन मामला फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ये मामला अब आज तक भी ऐसा बताया जाता है कि लंबित ही पड़ा हुआ है। लेकिन 20 जनवरी 2017 का ये वाक़या है। भैया लाल की बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाती है और इतनी बिगड़ जाती है कि वो हॉस्पिटल ले जाया जाता है भंडारा ज़िले का, वहाँ पर उनको एडमिट किया जाता है और वहाँ डॉक्टर कहते हैं कि भाई इनको यहाँ से हायर मेडिकल सेंटर ले जाओ नागपुर में इनको जो रेफ़र किया जाता है। मुश्किल से आधे पौन घंटे के बाद उस व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाती है और उसे कोई बचा भी नहीं पाता। वो व्यक्ति इंसाफ के लिए दर दर भटकता रहता है और अपने जीते जी उन आरोपियों को पूरी तरीके से सज़ा भी नहीं दिला पाता। और उससे पहले ही जो इस घटना का एकमात्र चश्मदीद गवाह था, हालांकि गांव के सभी लोगों ने इस घटना को देखा था, लेकिन बताया ये जाता है कि किसी भी व्यक्ति ने इस घटना को लेकर गवाही ही नहीं दी, जबकि माँ बेटी और दोनों बेटों का पूरे गांव में निर्वस्त्र करके घुमाया गया था।
आखिरकार इस घटना को लेकर कई तरह की बातें भी कही जाती हैं कि जो सिद्धार्थ जिसकी वजह से घटना हुई थी, जिसकी वजह से भैया लाल बहुत गवाह बना था, जो पड़ोसी गांव का दोस्त था हवलदार, उसका हवलदार का इसकी वाइफ के साथ अफेयर भी था और इस तरह की कुछ बातें भी चल रही थी कि वो उसको लाभ पहुंचाया करता था। यह कुछ और ही मामला था और इसी बात को लेकर गांव के लोग, जो पड़ोसी गांव के लोग थे, इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और इसी वजह से असल में जो रिपोर्ट कहती है, मीडिया रिपोर्ट या फिर अन्य रिपोर्ट, कि जो हवलदार का पड़ोसी गांव का रहने वाला था, उसका जो ज़मीन को लेकर झगड़ा था दबंगों से, उस वाले मामले में इस भैया लाल ने शिकायत को गवाह बना दिया था और गवाह बनने की वजह से ही उससे ये बदला लिया गया और बात इतनी लंबी पहुंच जाती है कि जिससे कि पूरे देश भर में बवाल मच जाता है। तो दोस्तों, ऐसा है हमारी कानून व्यवस्था और घूसखोरी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप शेयर